नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो भी साथी रेलवे डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम 17 नवंबर से स्टार्ट है, तो वो साथी इस वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन है जीके के। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और जो भी साथी नए हैं इस चैनल पर, तो वो साथी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और बाकी आप 20 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो, आपकी कैसी तैयारी है, ये जानने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बाकी जो ये पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो शुरुआत करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को अच्छे से देखें। तो शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, राज्य की न्यायिक सेना में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कौन सा प्राधिकरण करता है? राज्य की न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कौन सा प्राधिकरण करता है? पहला हमारा ऑप्शन है न्यायिक अकादमी, दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है और राज्य लोक सेवा आयोग और चौथा ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग। तो राज्य की जो न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं का जो आयोजन है वो राज्य के लोक सेवा आयोग प्राधिकरण करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले समुद्री क्षेत्र के एनबीएफसी का क्या नाम है? भारत के पहले समुद्री क्षेत्र के एनबीएफसी का क्या नाम है? तो सबसे पहले एनबीएफसी की फुल फॉर्म जानेंगे हम, क्या मतलब एनबीएफसी क्या होता है। तो एनबीएफसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ये एक मतलब वित्तीय संस्थान है जो पारंपरिक बैंकों की तरह वित्तीय सेवाएं देती है, बट उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। तो मतलब भारत के पहले जो समुद्री क्षेत्र के जो एनबीएफसी है उसका नाम क्या है वो आपको बताना है। तो पहला हमारा ऑप्शन है भारत पोर्ट फाइनेंस लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, तीसरा हमारा ऑप्शन है ओसनिक कैपिटल सर्विसेज और चौथा हमारा ऑप्शन है इंडियन मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो भारत के पहले समुद्री क्षेत्र के जो एनबीएफसी है यानी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है उसका नाम है सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेडा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेडा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है? पहला हमारा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा हमारा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा हमारा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा हमारा ऑप्शन है केरल। तो मकर संक्रांति के दिन या जैसे मकर संक्रांति मनाते हैं वैसे ही पेडा पाडुंगा ये मतलब आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नारा
आराम हराम है किसने दिया था? आराम हराम है ये नारा किसने दिया था वो आपको बताना है। पहला हमारा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती। तो आराम हराम है ये नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दसवीं नीति आयोग शासी परिषद की बैठक का विषय क्या था? 10वीं नीति आयोग शासी परिषद की बैठक का विषय क्या था वो आपको बताना। पहला हमारा ऑप्शन है एक राष्ट्र एक चुनाव, दूसरा ऑप्शन है विकसित राज्य विकसित भारत @2047 के लिए, तीसरा ऑप्शन है सभी के लिए डिजिटल भारत और चौथा ऑप्शन है राज्यों का सशक्तिकरण 2047। तो 10वीं नीति आयोग शासी परिषद की जो बैठक उसका विषय था विकसित राज्य विकसित भारत 2047 के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है – 2025 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का मानव विकास सूचकांक HDI का मान क्या है? 2025 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का मानव विकास सूचकांक का मान क्या है वो आपको बताना है। पहला हमारा ऑप्शन है 0.575, दूसरा ऑप्शन है 0.690, तीसरा ऑप्शन है 0.675 और चौथा ऑप्शन है 0.685। तो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का जो मानव विकास सूचकांक का जो मान है वो है 0.685। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तेईस लेखकों के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और 24 लेखकों के लिए बाल पुरस्कार की घोषणा की गई। पार्वती तिर्की को किस भाषा के लिए युवा पुरस्कार मिला? यानी 23 लेखकों के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और 24 लेखकों के लिए बाल पुरस्कार की घोषणा की गई। तो पार्वती जो तिर्की को किस भाषा के लिए युवा पुरस्कार दिया गया था वो आपको बताना है। पहला हमारा ऑप्शन है अंग्रेजी, दूसरा ऑप्शन है तमिल, तीसरा ऑप्शन है तेलुगु और चौथा ऑप्शन है हिंदी। तो पार्वती तिर्की को हिंदी भाषा के लिए युवा पुरस्कार मिला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में देवनागरी लिपि में हिंदी को शामिल किया गया है? किस अनुच्छेद में संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में देवनागरी लिपि में हिंदी को शामिल किया गया है वो आपको बताना है। पहला हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 342, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 347, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 343 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 349। तो आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 343 में संघ की जो आधिकारिक भाषा के रूप में देवनागरी लिपि को हिंदी देवनागरी जो लिपि है उसको शामिल किए गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है?
पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो हिमाचल प्रदेश के साथ दिल्ली अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यह ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संगीत सम्राट तानसेन अकबर के शासनकाल में आने से पहले निम्नलिखित में से किस दरबार में दरबारी थे? संगीत सम्राट तानसेन अकबर के शासनकाल में आने से पहले किस दरबार में दरबारी थे, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बनारस, दूसरा ऑप्शन है गांधार, तीसरा ऑप्शन है रीवा और चौथा ऑप्शन है मगध। तो जो सम्राट तानसेन है वो अकबर के शासनकाल में आने से पहले रीवा दरबार में दरबारी थे, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 रीवा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छोलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंध है? ये छोलिया नृत्य शैली का किस राज्य से संबंध है वो आपको बताना है। तो पहला हमारा ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो जो छोलिया नृत्य है वो उत्तराखंड से संबंध, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बनास और किस नदी के नदियों के संगम के बीच में स्थित है, वो आपको बताना है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो बनास और कौन सी नदी के नदियों से संगम बीच में स्थित है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लूनी, दूसरा ऑप्शन है चंबल, तीसरा ऑप्शन है माही और चौथा ऑप्शन है साबरमती। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बनास व चंबल नदी के नदियों के संगम के बीच स्थित है। यह संगम नदियों के बीच स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को किन से जोड़ता है? केरल का जो पालघाट दर्रा है वो पालघाट को किन से जोड़ता है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है बेंगलोर, तीसरा ऑप्शन है कोच्चि और चौथा ऑप्शन है कोयम्बटूर। तो केरल का जो पालघाट दर्रा है वो पालघाट को कोयम्बटूर से जोड़ता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है सूरत, दूसरा ऑप्शन है इनमें से कोई विकल्प नहीं, तीसरा ऑप्शन है पोरबंदर और चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? पहला हमारा ऑप्शन है 1931, दूसरा हमारा ऑप्शन है 1935, तीसरा हमारा ऑप्शन है 1929 और चौथा हमारा ऑप्शन है 1933। तो गांधी इरविन जो समझौता है उसके ऊपर 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे। या ये भी पूछ लेते हैं कभी कभार कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? निम्नलिखित में से किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है केटी पाल, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना और चौथा ऑप्शन है BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले कौन थे? APJ
B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 24 है उसका संबंध किससे है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शिक्षा के अधिकार, दूसरा ऑप्शन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, तीसरा ऑप्शन है कारखानों में बाल नियोजन पर प्रतिबंध, और चौथा ऑप्शन है मानव व्यापार और जबरन श्रम पर प्रतिबंध। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 24 है उसका जो संबंध है वो है कारखानों में बाल नियोजन पर प्रतिबंध। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद के अध्यक्ष कौन थे? पहली संसद के अध्यक्ष कौन थे? विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है जीवी मालवंकर, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, और चौथा ऑप्शन है H.C. मुखर्जी। तो विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद के जो अध्यक्ष थे वो थे J.V. मालवंकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज के इस प्रैक्टिस सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 2025 में कला वर्ग में पद्म भूषण से सम्मानित श्री शेखर कपूर किस राज्य से जुड़े हैं? 2025 में कला वर्ग में पद्म भूषण से सम्मानित श्री शेखर कपूर किस राज्य से जुड़े हैं? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो शेखर कपूर जो कि महाराष्ट्र राज्य से जुड़े हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज के इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के रूप में कितने अधिकारों की गारंटी दी गई थी? भारत के जो संविधान के अनुच्छेद 19 है उसमें कितने अधिकारों की गारंटी दी गई थी वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 6, और चौथा ऑप्शन है 5। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के रूप में 7 अधिकारों की गारंटी दी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। 20 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।